जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की। कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी में नीले जल की नीति या कहीं शांत जल की नीति, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। और ये पॉलिसी क्या था? ये ऐसी नीति थी पुर्तगालियों की जिसके द्वारा इन्होंने नियंत्रण कर लिया पूरे हिंद महासागर पे। समझिएगा इसको, अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पूरे हिंद महासागर पे पुर्तगालियों ने कंट्रोल कर लिया था। यह नीति चलाने वाला कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। अब ये फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा कौन है? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ये। ठीक है, ये इतना आप पहले इंट्रो के तौर पे आपने समझ लिया। अब देखिए, आप जानते हैं जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इससे ये पता लग जाएगा कि जो प्रमुख देश हैं, यूरोपीय देश जो समुद्री मार्ग से भारत में आए, वो सबसे पहले पुर्तगाली आए जो 1498 में आते हैं। उसके बाद देखिए पुर्तगाल ये छोटा सा देश है पुर्तगाल, उसके बाद डच आएंगे। यहां पर आप अगर यहां पर ब्रिटेन है और यहीं पे आप देखेंगे ये फ्रांस है। ठीक है, इससे जब आप इंग्लिश चैनल को पार करेंगे इधर से, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर है डच, जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, यहां पे डच हैं। तो ये 1595-96 में आते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स आएंगे, ये ब्रिटिशर्स आएंगे। ठीक है, जो कि हम इन्हें इंग्लिश भी कह सकते हैं, ई से मैंने डिनोट किया है। और लास्ट में फ्रेंच आएंगे, ये फ्रांस वाला हिस्सा है। ठीक है, यूरोप का, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, तो अगर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है समुद्री मार्ग से भारत आने वाले जो प्रमुख देश हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, पी स्टैंड्स फॉर पोर्तुगीज, उसके बाद डच, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, और उसके बाद लास्ट में अंतिम में फ्रेंच, यानी कि फ्रांस जो है वो सबसे अंत में आता है। इसी तरह आप देखेंगे कि कंपनियों का भी गठन हुआ था भारत से व्यापार करने के लिए, और ईस्ट देशों से, माने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, भारत और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए इन देशों ने कंपनियों का भी गठन किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ जो 1498 में हुआ। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 में, एडी में सारा है, ईस्वी में। फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो इस दोनों से परीक्षा में इन दोनों से सवाल बन जाता है कई बार। एक बार पूछ लिया जाएगा कभी कि क्रम क्या था देशों के भारत में आने का, और एक पूछ लिया जाता है कि इन दो देशों में जो कंपनियां बनी भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, उन कंपनियों का गठन कब कब हुआ उसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको बस याद ये रखना है कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, पुर्तगाल, डच, यहाँ पे डच है, नीदरलैंड, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, और ये है ब्रिटेन या इंग्लैंड कह ले, ब्रिटिशर्स है यहाँ पे, ये वाला जो ग्रीन सर्कल है। इनके भारत आने का क्रम ऐसे है। ठीक है, लेकिन इन्होंने भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए पहली बार जिन कंपनियों का गठन किया वो उनके गठन का क्रम इस तरह से है। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आते हैं समुद्री मार्ग से, उसके बाद डच आएंगे, नीदरलैंड के निवासी आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, ये ब्रिटिशर्स, और फिर फ्रेंच आएंगे। ठीक है, लेकिन कंपनियों का जो गठन होगा, पहले पुर्तगाली अपने कंपनी का गठन करते हैं, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद एस्टाडो द इंडिया, कंपनियों का नाम भी अलग अलग था, बाद में मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका जो समय है देखिए भारत में आने का 1498 में पोर्टुगीज आते हैं, 1595-96 में डच आते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1600 में आते हैं, और फ्रेंच जो हैं वो 1664 में आते हैं। कंपनियों का गठन पोर्टुगीज 1498 में आते हैं, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1498 में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में होता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि डच भारत में आते पहले हैं, लेकिन इनकी कंपनी अंग्रेजों के बाद बनती है। ठीक है, इनके कंपनी का गठन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों के कंपनी के गठन के बाद होता है, जबकि इंग्लिश जो हैं ये आते हैं डचों के बाद, लेकिन इनकी कंपनी का गठन डचों के पहले हो चुका है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल बनते हैं, कभी
क्रम पूछ लिया जाता है देशों के आने का, और कभी इन देशों ने जो कंपनियां गठन की उसका क्रम पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में कंपनियां गठित हुई। ये तो सवाल बन सकता है। अब आपको इससे पता चल गया कि पुर्तगाली जो है वो पहले जो यूरोपियन है जो कि भारत में आते हैं इस समुद्री मार्ग से, और यहीं से कहानी शुरू होगी आपको ब्लू वाटर पॉलिसी की। अब देखिए इसका रीजन क्या था, क्यों पुर्तगाली जो है या अन्य यूरोपीय देश समुद्री मार्ग से भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचते हैं, और क्यों इन रास्तों की खोज करनी पड़ती है इन्हें। देखिए भारत और यूरोप का व्यापार जो मध्यकाल में चल रहा था वो दो रास्तों से चलता था। एक रास्ता ये भारत से ऐसे जाएंगे लोग, भारत से देखिए अभी का जो क्रम है भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इराक टर्की, और टर्की के बाद यूरोप है। तो एक रास्ता तो ये था, यहां से लोग टर्की पहुंचेंगे, ठीक है, इस रास्ते से स्थल मार्ग से, रूट नंबर 1 स्थल मार्ग से पहुंचेंगे टर्की, और टर्की से ये यूरोप में इन कर जाएंगे, ठीक है ना, यूरोप में इन कर जाएंगे। यानी टर्की जो है यानी तुर्की जो है वो एंट्री पॉइंट है, बिना तुर्की गए आप यूरोप में इन नहीं कर सकते। अब यहां भी आपको समझना है कि यहां देख रहे हैं कि यहां पर ग्रीन वाला पार्ट जो है ये कहते हैं कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया को समझिए, उस समय यूरोपियन इसे कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, आज के डेट में इसका नाम इस्तांबुल है, और ये तुर्की के कंट्रोल में है आज के डेट में। तो देखिए होता क्या था, देखिए जैसे ये तुर्की हो गया, इसी फिगर को मैं यहां ला रहा हूं, और ये यूरोप का पार्ट हो गया, यहीं पर कुस्तुनतुनिया है। बीच में देखेंगे तो यहां पे एक जल संधि है, इधर काला सागर है, इधर मरमरा सागर है, और ये जो संधि है जल संधि, ये जल संधि है बास्पोरस की जल संधि, बास्पोरस की जल संधि। इसी को जब आप टर्की से निकलेंगे, तुर्की से निकलेंगे, इसी बास्पोरस की जल संधि को जब क्रॉस करेंगे तो कुस्तुनतुनिया पहुंचते हुए, ठीक है, आप यूरोप में प्रवेश कर जाएंगे उस समय। आज तो ये कुस्तुनतुनिया जो है ये इस्तांबुल जिसे कहते हैं ये तो तुर्की के ही कंट्रोल में है, लेकिन उस समय की बात है मध्यकाल में। यानी कि बास्पोरस की संधि को जब आप क्रॉस करेंगे तो आप कुस्तुनतुनिया होते हुए यूरोप में इन करेंगे, और फिर यहीं से व्यापार होता था, यहाँ पे सामान पहुंचेगा और फिर पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और व्यापार होता क्या था, देखिए भारत का बड़ा इंपॉर्टेंस था व्यापार के लिहाज से, यूरोप के लिए बहुत महत्व था भारत से व्यापार करना, इसका महत्व बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है यूरोप का, ये यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, और इसलिए ये लोग मांस का सेवन ज्यादा करते हैं, और उस समय भी करते थे, और उस समय रेफ्रिजरेटर जैसी कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए ये मांस को प्रिजर्व करने के लिए भारतीय मसालों का इस्तेमाल करते थे, जैसे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, दालचीनी, हर्ब्स जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, साथ साथ अन्य वस्तु भी मंगाते थे। तो मध्यकाल में इस रूट से व्यापार होता था, और बिना तुर्की में प्रवेश किया, बिना तुर्की गए आप स्थल मार्ग से यूरोप नहीं जा सकते थे, ठीक है। अब देखिए हालांकि इस रास्ते में कठिनाइयां भी बहुत थी, क्योंकि कई देशों से गुजरना पड़ता था। हाँ, तो भौगोलिक कठिनाइयां थी, ठीक है। तो भौगोलिक कठिनाइयां क्या है, जंगल है, पहाड़ है, बहुत कम दर्रे हैं। अफगानिस्तान वाले रास्ते में अगर देखेंगे तो बहुत कम दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, तो ये सब जो है बहुत कम दर्रे हैं जिससे आप गुजर सकते हैं। और जंगल, पहाड़, मौसम अलग अलग, सीमाएं भी अलग अलग हैं। अगर कई देश हैं तो जो बहुत सारी सीमाएं हैं, यहाँ पर बॉर्डर्स हैं, तो कर व्यवस्था भी अलग अलग हो जाएगी। तो ये मुश्किल तो थी वहां पर, बावजूद जो है व्यापार चल रहा था मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल में व्यापार चल रहा था, और ये तुर्की होते हुए लोग जाते थे, स्थल मार्ग, इस मार्ग का प्रयोग करेंगे, तुर्की होते हुए जाएंगे, कुस्तुनतुनिया में ये बास्पोरस की जल संधि को क्रॉस करेंगे, कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे, और फिर यहां से यूरोप में सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक मार्ग ये था। दूसरा मार्ग क्या था? दूसरा मार्ग था ये वाला, ठीक है, दूसरा मार्ग ये वाला था। इसमें क्या था, देखिए ये पानी वाला, अरब सागर या हिंद महासागर वाला, तो यहां से भारत से सामान उठाएंगे और ये फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे, या फिर पहुंचेंगे लाल सागर, रेड सी, यहां से चलेंगे, फिर इनका सामान ये अरबियन पेनिसुला पे उतरेगा, जमीन पे चलेगा कुछ दूर, फिर ये जो लाल वाला पार्ट है भूमध्य सागर है, तो इस भूमध्य सागर में उतारा जाएगा, और फिर भूमध्य सागर में उतारने के बाद ये जो सामान है ये यूरोप के पूर्वी तट पर जो भी देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, इन सब देशों तक जाएगा, और फिर वहां से यूरोप के दूसरे पार्ट में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से व्यापार चलता था। लेकिन फिर
जब व्यापार चल रहा था तो फिर जरूरत क्या पड़ी कि सबसे पहले जो पुर्तगाली हैं वो आते हैं समुद्री रास्ते से भारत, इन्होंने ही खोज की थी भारत की। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली है उसने खोज की थी, ठीक है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इनको खोज करनी पड़ी, व्यापार चल रहा था। देखिए समस्या ये थी कि 1453 में एक घटना हो जाती है, 1453 समझिएगा, 1453 में एक घटना हो जाती है। यहां पर जो कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया पर एक उस्मानिया साम्राज्य है। देखिए उस्मानिया साम्राज्य यहां पर था, शुरू में छोटा साम्राज्य था, तुर्की से ये इसका उदय होता है उस्मानिया, ऑटोमन तुर्क्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में। तो छोटा साम्राज्य था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे ये विशाल होता जाता है और आसपास के क्षेत्रों को कंट्रोल करने लगता है और धीरे धीरे एक दिन इतना विशाल हो जाएगा कि इसने यहां पर कुस्तुनतुनिया जो है ये बेसिकली राजधानी था किसका, पूर्वी रोमन अंपायर का। और पूर्वी रोमन अंपायर को कहते थे बैजेंटिया साम्राज्य या बाइजेंटीन अंपायर, यही था। तो बाइजेंटीन अंपायर का ये कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये राजधानी हुआ करता था। तो उस्मानिया साम्राज्य ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया, बैजेंटिया साम्राज्य को हरा देता है 1453 में, ठीक है। ऑटोमन तुर्क्स इनको हरा देते हैं। इस तरह से कुस्तुनतुनिया पे ऑटोमन तुर्क्स का अधिकार हो जाता है और जब ये कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेंगे तो ये तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करने लगेंगे और कर व्यवस्था बहुत ही हेवी टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे। हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी लोगों के लिए व्यापार करना, यूरोपियंस के लिए। इस रास्ते से भारत से होकर जो स्थल मार्ग से तुर्की लोग पहुंचते थे, फिर यहाँ से यूरोप में करते थे। ये रास्ता जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे, लोग बंद कर देंगे इस रास्ते से व्यापार करना। अब दूसरा रास्ता भी था, दूसरा रास्ता जो ये अरब वाला है, जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो ये अरब नियंत्रण वाला जो मार्ग है, यहां पर अरब के व्यापारी हैं, इनकी मोनोपोली हो जाएगी, ये भी मनमाने ढंग से टैक्स वसूलने लगेंगे। तो यहां से अब इन दोनों रूटों से व्यापार में कोई मुनाफा नहीं रहेगा और यही कारण था कि यूरोपीय देशों ने फिर भारत से व्यापार करने के लिए, भारत और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों की तलाश शुरू की। और इसी क्रम में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे थे। स्पेन से पहले कोलंबस निकलता है, हाँ, लेकिन कोलंबस निकलता है, यहां की जो सत्ता भी थी स्पेन और पुर्तगाल की, ये अपने अपने जो सरकारें थी वो अपने अपने नाविकों को समर्थन भी देती थी कि जाइए आप पूर्वी देशों के लिए समुद्री मार्गों की तलाश कीजिए, नए नए मार्ग खोजिए और पहुंचिए पूर्वी देशों में ताकि हम व्यापार कर सके, क्योंकि मसालों की तो इनको जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया कि यहां से आप देखेंगे कि सबसे पहले स्पेन ने शुरू किया और स्पेन का कोलंबस निकलता है भारत की खोज में, लेकिन ये भटक जाता है, रास्ता निकला है भारत की खोज में, लेकिन अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके ये पहुंच जाएगा अमेरिका और इस तरह से वो अमेरिका की खोज कर देगा। निकला था वो भारत की ही खोज में। अब यहां पे जो पुर्तगाल है, देखिए ये जो पुर्तगाल है, यहां से आगे आप देखेंगे कि यहां पर पुर्तगाल का जो उस समय शासक है प्रिंस हेनरी, ठीक है, सत्ता उसी की है। तो प्रिंस हेनरी क्या करता था कि वो अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के पश्चिमी तट का, हाँ, वेस्टर्न कोस्ट का रिसर्च करवाते रहता था, मार्गों का, ठीक है। तो रिसर्च करवाया था उसने और रिसर्च करवाकर उसी आधार पर उसने एक मैप तैयार करवाया, नक्शा तैयार करवाया अफ्रीका के पश्चिमी तट का। और ये नक्शा उसने दिया था किसे, एक मैरिनर था बार्थोलोमोडियास, इसको दे दिया, बार्थोलोमोडियास को। अब बार्थोलोमोडियास क्या करता है, यहां पर ये केप था, यहां पर केप, बार्थोलोमोडियास क्या करेगा, उस मैप को लेकर चलेगा और अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के पश्चिमी तट को क्रॉस करता हुआ वो यहां तक पहुंच जाएगा, इस पॉइंट तक। लेकिन ये पॉइंट जो है, हाँ, इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसे आगे का मार्ग नहीं सूझता, वो आगे नहीं जा पाता, हिंद महासागर को क्रॉस नहीं कर पाता, यहीं तक पहुंच पाता है। और यहां पर वो देखता है कि बहुत कोहरा है, हाँ, अंधेरा है, तूफान चल रहा है, रास्ता उसे नहीं सूझ रहा। तो तूफान की वजह से उसने इस जगह का नाम दे दिया केप ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, केप ऑफ स्टॉर्म। यही केप ऑफ स्टॉर्म बाद में जाकर इसका नाम पड़ता है केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप इसी का नाम है,
मैंने इक्वल टू किया हुआ है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का ही प्रारंभिक नाम केप ऑफ स्टॉर्म है, जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अफ्रीका का। और केप ऑफ गुड होप जो नाम दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था बार्थोलोमेडियास ने, जो यहां तक पहुंचा था। और ये समय जो था 1487 एडी में यहां पहुंच गया था। ये 1487 एडी में पहुंचा था, ठीक है। लेकिन ये इसके आगे नहीं बढ़ पाया। आगे एक और मैरिनर है वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा को अब मिशन दिया जाता है कि केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता तो पता चल गया, आपको अब करना क्या है? आपको हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत को ढूंढना है, ठीक है। अब वास्को डिगामा 1497 में चलेगा पुर्तगाल से। 1497 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलेगा यहां से, और ये वेस्टर्न, ये यहां तक का केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता पता ही है, हाँ। और ये केप ऑफ गुड होप पहुंचेगा, फिर यहां पर देखिए मेडागास्कर है, हाँ, इसको ऐसे निकलेगा, मेडागास्कर के पास से यहां से निकलेगा और पहुंचेगा कहां पे? केनिया। और उसके बाद यहां से उसको एक पथ प्रदर्शक मिल जाएगा, अब्दुल मुनीक, ठीक है। और अब्दुल मुनीक की सहायता से देखिए अटलांटिक ओशन में जा रहा है, इसी रास्ते से कौन? वास्को डिगामा 1497 में चला है ये, और यहां तक तो आसानी से पहुंच जाएगा। फिर आगे का रास्ता तय करना है, इसे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति मिल जाता है अब्दुल मुनीक, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद उसको अरब सागर का, हाँ, अरब सागर का, जो कि हिंद महासागर का ही पार्ट है, उसका कुछ आइडिया है। उसी के हेल्प से, अब्दुल मुनीक की हेल्प से वो इस हिंद महासागर को क्रॉस करता है और 1498 में यहाँ कालीकट पहुंच जाता है। 1498 यानी भारत की खोज इसने कर ली। तो भारत की खोज करने वाला पहला यूरोपीय या पहला पुर्तगाली जो है वो वास्को डिगामा है, जो कालीकट पहुंचता है, 1497 में, 1498 में, ठीक है, 1498 में, ये 1498 में पहुंचेगा, 1497 में ये चला था, ठीक है, 1498 में, ठीक है। इसी कैसे चला था? इसी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया, केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता इसको पता है, ठीक है। ये मेडागास्कर है, इसको क्रॉस किया इसने अंदर से, और फिर केनिया पहुंचा, और केनिया से ये कालीकट पहुंचता है अब्दुल मुनीक की सहायता से। और यहां पे कालीकट पहुंचता है, ये कौन सा कोस्ट है ये भी पूछ दिया जाता है, तो ये मालाबार कोस्ट है, हाँ, केरल वाला जो पार्ट है आज का, मालाबार कोस्ट पे ये पहुंचता है। ये कोस्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस तट पे पहुंचता है, तो ये मालाबार तट है, और इधर वाला जो है ये कोरोमंडल तट है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट केरल वाला जो है इसको मालाबार तट कहते हैं, और पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये मालाबार तट पे पहुंचा था वास्को डिगामा, ठीक है। कालीकट, जिसका आज का मॉडर्न नाम है, आधुनिक नाम कोझिकोड, कालीकट को ही कहते हैं कोझिकोड, ध्यान रखिएगा, केरल में है। और यहाँ का हिंदू शासक था जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया वास्को डिगामा का, और इसे व्यापार का परमिशन भी दिया। कोठी बनाने की इजाजत नहीं दी थी उसने, कोठी ये दूसरी बार में आएगा 1502 में, हाँ 1502 में, तब ये बनाएगा कोठी, ठीक है। ये कोचीन में पहली कोठी बनाएगा पुर्तगालियों का, ठीक है। तो ये यहां पर आता है, व्यापार करने का परमिशन मिलता है, लेकिन कोठी बनाने की इजाजत जमोरिन उस समय नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस समय अरबों का काफी ज्यादा नियंत्रण था इस क्षेत्र पर, और इस यहाँ के व्यापार पे काफी हस्तक्षेप था, और यहाँ के जो शासक हैं भारत के, हाँ, उनके क्रियाकलापों पे भी ये काफी हस्तक्षेप करते थे। इसलिए शुरुआती दौर में ये नाराज नहीं करना चाहता था जमोरिन, इसलिए इसने सिर्फ व्यापार करने का परमिशन दिया, कोठी यानी फैक्ट्री बनाने की इजाजत नहीं दी। और यहीं से वास्को डिगामा बहुत सारे मसाले, हाँ, हर्ब्स, जड़ी बूटियां और बहुत सारे सामान लेकर इसी रास्ते से फिर पुर्तगाल पहुंचता है। ये पुर्तगाल पहुंचेगा और यहाँ पर इस सामान को, अपने सामान को जो खरीदा था इसने, जब बेचेगा तो पुर्तगाल में इसको 60 गुना प्रॉफिट होगा, पूरा खर्चा काट के 60 गुना प्रॉफिट, मुनाफा हो जाएगा इसको, ठीक है, 60 गुना मुनाफा होगा, और इससे पूरे यूरोप में हलचल मच जाएगी। इतना ज्यादा प्रॉफिट, पूरा खर्च काट के जो यहाँ से ये मसाले वसाले ले जाता है, यहाँ से हर्ब्स, जड़ी बूटियां, अन्य सामान, और पूरा खर्च काट के, मतलब आने जाने का खर्च, जो सामान खरीदने में इसको पैसा लगा होगा, हाँ,
वो सब काट के इसको 60 गुना प्रॉफिट होता है यहाँ पर। जब ये पुर्तगाल ले जाता है, पूरे यूरोप में हलचल मच जाएगी, फिर अनेकों अभियान शुरू होंगे। तो इस तरह से वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला जो था वो प्रथम यूरोपीय या प्रथम पुर्तगाली, यूरोपीय भी प्रथम, पुर्तगाली भी प्रथम, जो 1498 में कहाँ पहुंचता है? भारत के मालाबार तट पर। और मालाबार तट पे कहाँ पहुंचेगा? किस जगह पे? कालीकट में, जो जिसका आधुनिक नाम है कोझिकोड। ठीक है, जाएगा, 60 गुना प्रॉफिट होगा। अब वास्को डी गामा जब पहली बार आता है, उसी समय इसने महसूस कर लिया था कि यहां पर अरबों का नियंत्रण है और एक छत्र राज चलता है इनका हिंद महासागर में। हाँ, और अगर भारत से उनको व्यापार करना है तो हिंद महासागर पे पूरा नियंत्रण करना होगा, इन यूरोपियों, इन अरबों को खदेड़ना होगा हिंद महासागर से, तभी जो है पुर्तगाली जो है एक छत्र यहां पर व्यापार कर सकते हैं। तो इसके दिमाग में पहली बार आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मैरिनर आता है वो पेड्रो अल्बरेज आता है और उसने भी हिंद महासागर में अरबों के एक जहाज को पकड़ लिया और उसे भारतीय राजाओं को सौंप दिया था। तो इस तरह से वास्को डी गामा के समय से ही हिंद को कंट्रोल करने की बात सोच ली गई थी। पेड्रो अल्बरेज ने थोड़ा सा उस पर इंप्लीमेंट किया और आगे जब फ्रांसिस्को डी एल्मीरा को भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा जाता है 1505 में, देखिए 1505 से 1509 तक, कहीं कहीं 10 भी मिलता है, यही जो इसका टाइम पीरियड होगा। तो ये आएगा और अब पुर्तगालियों ने एक बहुत अच्छी नौसेना विकसित की थी, नेवी विकसित की थी। उसी आधार पर क्या करेगा, जब ये आएगा तो यहां ये महसूस करेगा कि इनको खदेड़ना जरूरी है। जो वास्को डी गामा सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था, इसलिए उसने कहा कि जमीन पे हमें फैक्ट्री बनाना है, अभी छोड़ो, कुछ और काम करना है, अभी छोड़ो। हाँ, इंडियन जो रूलर्स हैं उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना है, अभी छोड़ो। करेंगे क्या? सबसे पहले हिंद के पानी को कंट्रोल कर लो, इंडियन ओशन को कंट्रोल कर लो, बाद में जो हमारे बाद आएंगे वो तो देख ही लेंगे। अगर इसको हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम एक छत्र व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ। हाँ, तो इसने क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। हाँ, इसका मतलब था इसको नियंत्रण करना था हिंद महासागर पे और अपने मजबूत नौसेना के दम पर इन्होंने एक बहुत अच्छी नौसेना विकसित की थी पुर्तगालियों ने। और चूंकि अरब के व्यापारी तो ऑलरेडी पहले से व्यापारी थे, इनके पास कोई हथियार होता नहीं था, साधारण ये व्यापार करते थे, लेकिन इन्होंने ये मन बना लिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी पुर्तगालियों ने तो हम युद्ध भी करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल भी करेंगे, और इन्होंने किया भी। फ्रांसिस्को डी एल्मीरा ने यहां पे कंट्रोल किया और एक समय ऐसा आया जब भारत से व्यापार करने वाले, हाँ, और अरबों से व्यापार करने वाले, ये यहां पर देखिए गुजरात है, यहां पर एक गुजरात है, ये गुजरात में के जो शासक थे इनसे, हाँ, इनका अरबों से व्यापार था। ठीक है, इसी तरह से भारत से व्यापार तुर्की भी करता था, इसी तरह से ये मिस्र भी करता था। ठीक है, भारत से व्यापार होता था और अरबों से सहयोग मिलता था इनको। तो इन्होंने जब देखा कि पुर्तगाली जो है, फ्रांसिस्को डी एल्मीरा जो है, ये नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नाराज हो गए और एक क्लैश हुआ। और इस क्लैश में ऑब्वियस है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है, हाँ, कोई नया कॉम्पिटिटर आता है तो क्लैश होना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले इनका एक छत्र राज था यहाँ पर, लेकिन अब पुर्तगालियों के आने से, हाँ, इनकी मोनोपोली पे असर पड़ रहा था, तो एक क्लैश होता है और फिर एक लड़ाई होती है गुजरात के शासक, मिस्र के शासक और तुर्की के शासक के साथ। एक तरफ ये हैं तुर्की, मिस्र और गुजरात। ठीक है, गुजरात, तुर्की और मिस्र एक तरफ हैं और दूसरी तरफ फ्रांसिस्को डी एल्मीरा है। और वो क्या करता है कि इन तीनों को एक साथ हरा देता है। डिफीटेड तुर्की प्लस मिस्र यानी इजिप्ट और गुजरात, तुर्की, इजिप्ट जो अफ्रीका में है और ये गुजरात, इन तीनों को हरा देता है और इस तरह से एक वर्चस्व कायम हो जाता है। कहां पे? हिंद महासागर में पुर्तगालियों का। और आगे ऐसा होता है कि इनकी स्थिति ये हो गई, फ्रांसिस्को डी एल्मीरा ने वो स्थिति कर दी कि इन्होंने कहा कि भाई जो भी जहाज आए अरबों का उनको लूट लो, उनके जहाज को डुबो दो।
हाँ, इनकी स्थिति एक तरह से समुद्री डाकुओं की हो गई थी इस हिंद महासागर में, सभी डरने लगे थे। ठीक है, और एक समय ऐसा आया जब यही हिंद महासागर पुर्तगाली सागर कहलाने लगा, यानी कि हिंद महासागर को पुर्तगालियों ने पुर्तगाली सागर में बदल दिया। और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा फ्रांसिस्को डी एल्मीडा का, जो भारत में फर्स्ट गवर्नर था, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कहें या वायसराय कहें, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो था, उसी की नीति के तहत जो पुर्तगाली थे वो हिंद महासागर को उन्होंने पुर्तगाली सागर में कन्वर्ट कर दिया। और इस तरह से यही इनकी ब्लू वाटर नीति थी, नीले जल की नीति। और आगे इसी नीति के दम पर आगे भी हिंद महासागर को जो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, हाँ, अपने व्यापार को फैलाएंगे और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ब्लू वाटर पॉलिसी पे चर्चा की डिटेल में। तो अगर सवाल आए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था भाई, तो ये एक नीति थी पुर्तगालियों की जिससे इन्होंने हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्या था, सिर्फ दे देगा एग्जाम में कि नियंत्रण हिंद महासागर, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें जो हिंद महासागर को कंट्रोल करने की बात होगी वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये नीति चलाई किसने थी, तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा था कौन, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था और इसी की ये नीति थी। हाँ, और ये भी सवाल बनता है कि हिंद महासागर में तुर्की, मिस्र और गुजरात के शासकों को हराया किसने, तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने। और यही प्रथम गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। तो इस तरह से हमने जो सवाल हमें बताना था और जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो हमने बता दिया। भारत में यूरोपियन देशों के आने का क्रम, हाँ, उनकी कंपनी के गठन का क्रम, ये सवाल आ जाता है। हाँ, वो पहला पुर्तगाली या यूरोपीय जो कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा तो 1487 में पहुंचा, बार्थोलोमेव डियास, और इसी ने केप ऑफ गुड होप का नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ गुड होप जो है ये नाम बाद में पड़ा, इसका प्रारंभिक नाम केप ऑफ गुड होप का है, केप ऑफ स्टॉर्म। और केप ऑफ गुड होप को हिंदी में कहते हैं आशा का अंतरिक्ष। जब यहां पे पहुंच गया था ना बार्थोलोमेव डियास, तो एक तरह से आशा बन गई, उम्मीद बन गई कि यहां से भारत को खोजा जा सकता है, तो इसको कहा गया आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप का मतलब वो होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे जहाज जो है, जहाजों को लंगर पड़ता है, उसको टिका के किसी जहाज को, नाव को खड़ा कर सकते हैं, तो उसको केप कहते हैं। ठीक है ना, और ये बार्थोलोमेव डियास पहला यूरोपीय और या पहला पुर्तगाली भी आप कह सकते हैं जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। दूसरा यूरोपीय या दूसरा पुर्तगाली जो, देखिए सवाल कैसे बनेगा, दूसरा यूरोपीय या दूसरा पुर्तगाली जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है वो है वास्को डी गामा। लेकिन पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपीय जो कि भारत पहुंचता है तो वास्को डी गामा कहां पहुंचा, कालीकट। हाँ, कालीकट कहां पे है आज, केरल में। कालीकट का आधुनिक नाम क्या है, कोझिकोड। हाँ, ये किस तट पे पहुंचता है, तो मालाबार तट पे। पश्चिमी तट मालाबार तट, पूर्वी तट कोरोमंडल तट। तो वास्को डी गामा पहुंचेगा कालीकट, और कालीकट में मालाबार तट पे कब पहुंचेगा, 1498। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज आता है, और पेड्रो अल्वारेज के बाद पहला जो गवर्नर बनकर आएगा भारत में वो है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। और इसी की नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या आप कहें नीले जल की नीति या शांत जल की नीति, जिसकी वजह से इन्होंने, पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में ले लिया। हाँ, और एक समय ऐसा आया जब हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.